इल्तुतमिश इल्तुतमिश का समय माना जाता है 1211 से 1236 ईस्वी। तो इसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, तो इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मिनहाज सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इलबारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक सुंदर और होनहार था। उसका पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक प्यार करता था। इससे कुपित होकर उसके भाइयों ने बालक इल्तुतमिश को घोड़े के एक व्यापारी को बेच दिया। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गौरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। मतलब क्या रहा बचपन में कि वह इलबारी सरदार आलम खां का लड़का था और अत्यधिक सुंदर और होनहार था। तो उसके पिता अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो इससे नाराज होकर उसे भाइयों ने क्या किया, उसे एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। और घोड़ों के व्यापारी ने किसे बेच दिया, प्रधान काजी को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गौरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। तो योग्यता और पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास जीत लिया और उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सरजानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अमीर शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध जब अभियान किया तो इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने और उसे दासता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहां का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उसने घेरवाल राजपूतों का दमन किया, अपनी रणनिपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। आराम शाह को परास्त करके उसने सुल्तान पद को सुदृढ़ बना लिया। तो ये इसका प्रारंभिक जीवन रहा। कैसा उसका प्रारंभिक जा रहा। उसके फादर का नाम क्या था, आलम खां था। बचपन से ही वह अत्यधिक सुंदर होनहार था। उसके पिता अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे ज़्यादा प्यार करते थे और भाइयों ने नाराज होकर उसे घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। घोड़े के व्यापारियों ने प्रधान काजी को बेच दिया। प्रधान काजी के बेटों ने उसे जमालुद्दीन को बेच दिया। जमालुद्दीन के बेटों ने उसे ऐबक को बेच दिया। ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया और उसमें योग्यता और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त किया। उसे सर जानदार और अमीर शिकार की उपाधियाँ दी गई। और पंजाब के खोखरों के विरुद्ध जब गौरी के साथ उसने अभियान पर गया तो उसने अपना असाधारण पराक्रम दिखाया और इससे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने और दासता के बंधन से मुक्त करने को कहा। और ऐबक ने जब ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार किया तो इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से के साथ कर दिया। उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया और उसने पद पर रहते हुए घेरवाल राजपूतों को हराया और रणनिपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। और ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली पर आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया और इसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बन गया और उसने आराम शाह को परास्त करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो ये इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन रहा। इसकी कठिनाइयाँ क्या क्या रही हैं, तो इसकी मुख्य कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। तुर्क अमीरों की समस्या, मतलब तुर्क अमीर थे जो लाहौर में तुर्क अमीर थे जो उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो उनकी समस्या सबसे पहले थी। तो ऐबक को भारत में नव स्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिल पाया था। अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीरों के सिंहासन को दिल्ली के सिंहासन को हथियाना चाहते थे और अपनी स्वतंत्रता के सत्ता स्थापित करना चाहते थे। बहुत से तुर्क सरदारों जो गौरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे। राजवंशीय सरदार को दिल्ली में सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की मांग भी ये थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए। मतलब वह चाहते थे कि केवल, क्योंकि इल्तुतमिश दास था तो दासों को नियुक्त करना नहीं चाहते थे। भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाएं। सिंध और मुसलमान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। भटिंडा, सुरसती, कुराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। कौन? कुबाचा। सिंध और मुल्तान का सूबेदार कौन था? कुबाचा, जो अपने आप को किसका? ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था और अपने आप को स्वतंत्र
घोषित कर दिया और उसने कहाँ का अधिकार कर लिया? भटिंडा, सुरसती और कोराम, लाहौर पर अपना अधिकार जमा लिया। तो सबसे पहली समस्या क्या थी? सिंध और मुल्तान के कुबाचा की समस्या, उस कठिनाई उसके सामने थी कि किस तरह से उसको हराया जाए। गजनी के ताजुद्दीन याल्दोज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया। मतलब गजनी पर इस समय कौन था? ताजुद्दीन याल्दोज। तो पुनः भारतीय राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसने राज के चिन्ह भिजवा दिए थे। परिस्थितियों की व्यवस्था देखते हुए उस समय इल्तुतमिश अपमान को सहन करके उसके चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार के खलजी सरदार मलिक ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश को सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों को परास्त करने में थी और उन्हें दिल्ली के शासन के अंतर्गत लाना था। तो सबसे पहले किसकी समस्या थी? कुबाचा की, जो सिंध और मुल्तान पर का शासक था। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बटिंडा, सुरसती, कोराम, लाहौर पर अधिकार कर लिया। वह अपने आप को किसका अधिकारी? ऐबक का अधिकारी समझता था। गजनी के ताजुद्दीन याल्दोज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानकर वहाँ उसने राज के चिन्ह भिजवा दिए। परंतु इस समय इल्तुतमिश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उसको वापस लौटा सके, तो इसलिए उसने अपमान को सहन करके चिन्हों को स्वीकार किया। बंगाल में अली मर्दान खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार में खलजी सरदार ने मलिक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो सबसे पहली समस्या क्या थी? उसके कठिनाई क्या थी? इन जितने भी तुर्क सरदार थे, कुबाचा, अली मर्दान खान, खलजी सरदार मलिक, इन सब ताजुद्दीन याल्दोज, इन सभी को परास्त करके और दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना सबसे बड़ी समस्या उसके सामने थी। सेना का विश्वास प्राप्त करना। तो दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या उसके सामने क्या थी? सेना का विश्वास प्राप्त करना। यह संयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेनानायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, वह इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था। तुर्क सेना अभी उसके नियंत्रण में थी। मतलब उसने दिल्ली पर उसको आमंत्रित किया, किसने? इस्माइल ने, लेकिन सेना उसके अधीन थी। इल्तुतमिश के अधीन सेना नहीं थी, इस्माइल के अधीन सेना थी और उसके लिए वह सेना का विश्वास प्राप्त करना चाहता था। हिंदू सरदारों की समस्या। तीसरी समस्या क्या थी? हिंदू सरदारों की थी। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों में सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों में तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन लड़खड़ाने लग गया था। मतलब जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई वैसे ही हिंदू सरदार स्वतंत्र होने लगे। वो पहले दिल्ली से अधीनता स्वीकार कर जो वार्षिक कर चुका थे वो बंद कर दिया उन्होंने। बहुत से सरदार विद्रोही हो गए, कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों में सरदारों ने संगठित होकर तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली के स्वतंत्र हो गए और दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन को इतना मजबूती से रहने का मौका नहीं मिला। चौथा है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। तो इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश में भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों में ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा। मंगोल नेता चंगेज का उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। तो मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या के लिए इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा जहाँ से बार बार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो इस समय मध्य एशिया की राजनीति में कौन प्रवेश कर चुके थे? मंगोलों ने क्या किया? ख्वारिज्म शाह को परास्त किया और ख्वारिज्म का जो शाह था, राजकुमार था, भागकर जलालुद्दीन कहाँ आ गया? सिंधु नदी के तट पर आ गया और मंगोल नेता चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सका था। तो एक समस्या इसके सामने ये थी कि या वह मंगोल नेता चंगेज खां को वापस भेजे या जलालुद्दीन का साथ दे, तो ये समस्या उसके सामने थी। तो बाद में बताया जाए कि उसने जलालुद्दीन का साथ नहीं दिया और मंगोल नेता चंगेज खां वापस चला गया। खोखरों की समस्या। झेलम और सिंध के मध्य में आबाद लड़ाकू खोखरों की प्रारंभ से शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण
उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीत होने लगी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। मतलब झेलम और सिंधु के मध्य कौन थे? लड़ाकू खोखर, जिनसे इसकी शत्रुता चली आ रही थी, और इनकी शत्रु के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित थी, और ख्वारिज्म के शाह और खोखरों ने मित्रता करके दिल्ली के अधीन कुछ राज्य हथिया लिए थे। फिर है दुर्बल राज्य अधिकार। इल्तुतमिश एक दास का दास था विशुद्ध तुर्की सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य अधिकार अनुचित बात थी। वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी। धार्मिक नेताओं का व्यवहार उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली सिंहासन फूलों का शेष सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने अनेक कठिनाइयों का अंबार था। दिल्ली सल्तनत की नींव में सुदृढ़ स्थायी नहीं हो पाई, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ। अपनी योग्यता, पराक्रम, कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने में वह सफल रहा। तो ये समस्याएं उसके सामने थी, जो बाद में इन्होंने किस तरह से उसने समस्याओं का समाधान किया। सबसे पहले तुर्क अमीरों का दमन किया, 40 मंडल का गठन किया, जिसे 40 दास अमीरों का दल भी कहा जाता है। यलदौज का दमन किया, गजनी के ताजुद्दीन यलदौज का दमन किया, कुबाचा का दमन किया। मंगोल आक्रमण संकट उससे निपटने का उसने क्या कि उसने जो ख्वारिज्म का शाह राजकुमार था उसने सहायता नहीं दी और चंगेज का वापस चला गया। बंगाल विजय की उसने, अली मर्दान खां को हराकर बंगाल की विजय प्राप्त की। पंजाब के खोखरों का दमन किया। राजपूत एवं हिंदू शासकों से उसने युद्ध किया। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त किया उसने। खलीफा द्वारा उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया गया। खिल्लत पोशाक भी दी गई उसे, उपाधि प्रदान, नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि प्रदान की गई। इल्तुतमिश की मृत्यु। तो बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार था। उसके बाद वह ठीक नहीं हो सकता, उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, और उसने अपने सैनिक सफलताओं और कूटनीति द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण नर्मदा तक, पश्चिम में सिंध से लेकर बंगाल तक फैला था। जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय अनेक कठिनाइयाँ तथा अनेक दावेदारियों की चुनौतियाँ थीं। उन सब पर विजय प्राप्त कर वह दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। इल्तुतमिश की सफलता के संदर्भ में डॉक्टर आर के त्रिपाठी ने लिखा है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता के इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। डॉक्टर निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी तस्वीर बनाई, परंतु इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश का चरित्र एवं मूल्यांकन। तो इल्तुतमिश में एक योग्यता, सुल्तान के सभी गुण विद्वान थे। मिन्हाज ने लिखा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इतना परोपकारी, सहानुभूति रखने वाला विद्वान, बड़ों का आदर करने वाला कोई सुल्तान नहीं हुआ। वास्तव में इल्तुतमिश एक स्वस्थ, सुंदर, साहसी, पराक्रमी व्यक्ति था। वह उदार और धर्मपरायण शासक था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह एक सामान्य दास की स्थिति में उन्नति करते करते सुल्तान बन गया। उसने भारत के नवोदित मुस्लिम राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचा लिया। उसे एक ठोस आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली सदियों में उसका अस्तित्व बना रहा। उलेमा और मौलवियों के प्रभाव के कारण वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया था। कभी कभी गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार भी कर बैठा, परंतु इस कार्यों से मुस्लिम जनता का सहयोग मिल गया था। भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में मुस्लिम राज्य को सुरक्षित बनाकर ठोस आधार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने गौरी द्वारा भारत में विजित, कमजोर तरीके से जोड़े गए प्रदेशों के समूह को एक सुसंगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक मानते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डॉक्टर श्री राम शर्मा उसे गुलाम शासकों में प्रथम स्थान प्रदान नहीं करते। उनके अनुसार इसका दावेदार सुल्तान बलबन है। सर वुलजले हैग लिखा है कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है, क्योंकि उसे ऐबक की भांति गजनी साम्राज्य का सहयोग प्राप्त न हो पाया था। उसने भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए सूझबूझ एवं पराक्रम से सफलता प्राप्त करती है। तो इल्तुतमिश आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इसमें इस इतिहासकारों ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी की है। और उसने राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा दिए थे। कोई भी फरियादी घंटे को बजाकर सुल्तान को अपनी फरियाद
कर सकता था। मतलब कितनी अच्छी बात है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था और उसने हिंदुओं के प्रति अपनी नीति न्यायप्रियता थी। उस आधार पर उसे न्यायप्रिय सुल्तान कहना संगत नहीं। बोला हिंदुओं के प्रति वह न्याय नहीं कर पाया था, तो इसलिए उसकी मतलब न्यायप्रियता के लिए उसने बुरी प्रशंसा की जाती कि उसने अपने राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा दे। कोई फरियादी आता तो घंटे ऊपर जाकर सुल्तान उसे आने की अनुमति प्रदान कर सकता था। इस तरह से इल्तुतमिश का